नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मेरा डिगॉक्सिन, फार्मेकोलॉजी ऑफ डिगॉक्सिन। तो आप सब बहुत सारे क्वेश्चन इस ड्रग से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम होते हैं, एम्स के होते हैं, निमांस के होते हैं, जिपमर के होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एक दो क्वेश्चन डिगॉक्सिन से बनते ही बनते हैं कि क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, क्या इसका एक्शन होता है, क्या डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है। तो आज हम इस डिगॉक्सिन ड्रग के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और इससे पहले कि हम टॉपिक चालू करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो डिगॉक्सिन, व्हाट इज डिगॉक्सिन? डिगॉक्सिन एक ग्रुप की ड्रग है, उस ग्रुप को बोला जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। क्या डिगॉक्सिन एक ग्रुप की ड्रग है जिसको क्या बोला जाता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक ग्लाइकोसाइड? तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर द ग्रुप ऑफ ड्रग। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्रुप ऑफ ड्रग which are used, किसके लिए यूज किए जाते हैं? Used to increase the myocardial contractility। ठीक है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है? एक ग्रुप ऑफ ड्रग है, बहुत सारे ग्रुप, डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन, जो ड्रग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड ग्रुप की ड्रग कौन सी है? डिगॉक्सिन। ठीक है, आपने सुनी होगी ड्रग अच्छे से। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या डिगॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या डिगॉक्सिन का साइड इफेक्ट होता है, कहां पे डिगॉक्सिन को यूज करते हैं, कहां पे डिगॉक्सिन को यूज नहीं करते, दैट मींस कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डिगॉक्सिन, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिसिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल गिविंग द डिगॉक्सिन। जब आप डिगॉक्सिन को दे रहे हो तो क्या आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है एज ए नर्स और एज ए डॉक्टर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कि सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो डिगॉक्सिन है 3 एक्शन, 3 एक्शन डिगॉक्सिन के होते हैं। फर्स्ट एक्शन इसका होता है इट इज ए पॉजिटिव inotropic agent. It is a positive inotropic agent. Second, it is a negative chromotropic agent. और थर्ड होता है it is a negative dromotropic agent. अगर आपको 3 चीजें समझ में आ गई, 3 वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, तो डिगॉक्सिन समझने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय आइनोट्रोपिक, What do you mean by chromotropic और what do you mean by dromotropic effect या dromotropic agent। ठीक है, तो एक एक हम डिस्कस करेंगे। पहला मैं बताता हूं आपको कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट कैसे, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट जो है डिगॉक्सिन कैसे होता है। ठीक है, तो आइनोट्रोपिक का मतलब जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड को बताया कि ड्रग विच इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो ड्रग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? आइनोट्रोपिक एजेंट या आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सपोज करते हैं कि कैसे एक्चुअली प्रोसेस सेल की चलती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि डिगॉक्सिन को कौन सी डिजीज कंडीशनों में यूज करते हैं? वो कंडीशन है आपकी सीसीएफ या इसको बोलते हैं अपन सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में क्या होता है? इनेबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड टू होल बॉडी, मतलब जो अपना हार्ट है वो अपनी बॉडी की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो 2 टाइप्स हार्ट फेलियर हो सकते हैं, तो आपने सुना होगा राइट साइड फेलियर और एक सुना होगा लेफ्ट साइड फेलियर, और एक हो सकता है सिस्टोलिक फेलियर मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेलियर, और दूसरा हो सकता है डायस्टोलिक फेलियर। तो डिगॉक्सिन जो मेनली यूज की जाती है वो सिस्टोलिक फेलियर में यूज की जाती है। सिस्टोलिक फेलियर मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेलियर, कि हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, जो मसल है मायोकार्डियम में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, और अगर मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी दैट मींस कि बॉडी की डिमांड जो है फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा और बताते हैं। तो सपोज करो दिस इज माय सेल, ये क्या है? सेल है। ठीक है, अब सेल के ऊपर आपने डिफरेंट चैनल, डिफरेंट गेट्स के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। दिस इज द फर्स्ट चैनल, दिस इज द कैल्शियम चैनल।
This is the calcium channel. This is the second channel. This is the sodium calcium exchanger. And third is this is the sodium potassium ATPase pump. ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने बताया आपको सेल, तो सेल पे 3 टाइप के चैनल होते हैं. फर्स्ट इज द कैल्शियम चैनल, सेकंड सोडियम कैल्शियम चैनल एंड थर्ड इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज. ठीक है, तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी. नॉर्मल फिजियोलॉजी बता रहा हूं मैं कॉन्ट्रैक्शन की, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ सिस्टोल कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन सेल के अंदर होता है, हाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑकर इनसाइड द सेल. ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, जब भी कोई इंपल्स आता है, जब भी कोई इंपल्स आता है तो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और कैल्शियम का क्या होता है, अंदर इन्फ्लक्स होता है. मतलब अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, कैल्शियम की एंट्री होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, कैल्शियम की एंट्री होना स्टार्ट हो गई किससे, कैल्शियम चैनल से. कैल्शियम चैनल से कैल्शियम की एंट्री होना स्टार्ट हो गई. अब अंदर क्या होता है, कैल्शियम बढ़ने लगता है, कैल्शियम बढ़ने लगता है, और कैल्शियम बढ़ने लगता है तो कैल्शियम अगर सेल के अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा, कैल्शियम क्या कराता है, इंट्रासेलुलर कॉन्ट्रैक्शन कराता है. तो जैसे ही कैल्शियम सेल के अंदर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेल रिमेन कॉन्ट्रैक्ट, सेल को कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकती, उसको रिलैक्स तो होना पड़ेगा, उसको रिपोलराइज तो होना ही पड़ेगा. तो इस रिपोलराइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कैल्शियम यहाँ से एंट्री की थी, इस कैल्शियम को क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर निकालना पड़ेगा. तो इस कैल्शियम को बाहर निकलने के लिए जो चैनल होता है, जो गेट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. अब कैल्शियम क्या है, एक पॉजिटिव आयन है. कैल्शियम क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, तो ये इसके थ्रू निकलने लगता है. लेकिन अगर कैल्शियम अंदर से बाहर निकलेगा तो अंदर पॉजिटिविटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज कम होगा. तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करने के लिए यहाँ से किसका इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होना यहाँ से स्टार्ट हो. किसका इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम का इन्फ्लक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. वापस से सुनना, जैसे सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जैसे सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ये कैल्शियम को रिलीज कर देगी. कैल्शियम जब तक था सेल कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन कैल्शियम को जैसे सेल रिपोलराइज होने लगेगी, मतलब कैल्शियम को रिलीज करना स्टार्ट कर देगी. और कैल्शियम रिलीज करना स्टार्ट किया तो कैल्शियम को बाहर निकालना पड़ेगा, कैल्शियम का इफ्लक्स करना पड़ेगा. तो कैल्शियम के इफ्लक्स के लिए कौन सा चैनल होता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से क्या होता है, कैल्शियम जैसे बाहर निकलने लगता है तो उस कैल्शियम को रिप्लेस करने के लिए किसका इन्फ्लक्स होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है. तो क्या होता है, सेल के अंदर सोडियम आ रहा है और कैल्शियम बाहर निकल रहा है, मतलब सेल जो है रिलैक्स हो रही है. और आपको पता होगा कि 3 सोडियम के आयन अगर अंदर आते हैं तो एक कैल्शियम का आयन बाहर निकलता है. ठीक है, 3 सोडियम आयन अंदर आएंगे और एक कैल्शियम आयन जो आपका बाहर निकलेगा. अब अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सोडियम आ रहा है चैनल के थ्रू, सोडियम कैल्शियम के एक्सचेंजर है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सोडियम अंदर आ रहा है. तो अंदर क्या हो गया, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो गया. क्या हो गया, सोडियम इंक्रीज हो गया अंदर. अब इस सोडियम को हमको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि सोडियम बढ़ता जा रहा है. ये चैनल जैसे ओपन हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो गया, तो सोडियम यहाँ पे इंक्रीज हो गया, सोडियम का अमाउंट यहाँ पे बढ़ गया. तो इस सोडियम को बाहर निकालने के लिए जो चैनल होता है वो कौन सा होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप. तो जैसे ही सोडियम बढ़ता है तो ये चैनल ओपन होता है, और ये चैनल ओपन होता है तो इस चैनल के थ्रू क्या होगा, सोडियम तो बाहर निकलेगा, सोडियम विल गो आउटसाइड एंड पोटेशियम विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड. पोटेशियम जो क्या होगा, अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा. तो इस तरह से यहाँ पे मेंटेनेंस चलता रहता है. सोडियम बढ़ा जैसे ही चैनल ओपन हुए, सोडियम ने अंदर सोडियम बाहर रिफ्लक्स हुआ और पोटेशियम जो है अंदर गया. ठीक है, इस तरह से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है. लेकिन मैंने बोला कि डेवॉक्सिन क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है. मतलब कौन सी कंडीशन में थी, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मैंने डेवॉक्सिन पेशेंट को एडमिनिस्टर की. तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, मैंने बोला कि डेवॉक्सिन कब यूज करते हैं, सिस्टोलिक फेलियर. मतलब इस जो प्रोसेस मैंने अभी बताई थी, कैल्शियम चैनल, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर या सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हुआ होगा. मतलब कैल्शियम अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए सेल जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए हार्ट जो है पूरी बॉडी की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, हार्ट जो है बॉडी को ब्लड जो है पंप नहीं कर पा रहा है. तो इसको ट्रीट करने के लिए अपन कौन सी ड्रग देते हैं, वो कौन सी ड्रग है, डेवॉक्स. अब मैं बताता हूँ कि डेवॉक्सिन अगर आपने यहाँ पे एडमिनिस्टर की, तो डेवॉक्सिन यहाँ पे क्या करेगी वो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, पेशेंट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी फेलियर हो चुकी है, पेशेंट का जो हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो डेवॉक्सिन क्या काम करेगी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. तो डेवॉक्सिन के लिए देखिए, डेवॉक्सिन
जैसे आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर की तो सबसे पहले ही डायरेक्टली क्या करती है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है इसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो पंप है इसको इनहिबिट कर देगी। अब क्या होगा बताइए, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप अगर आपने इनहिबिट कर दिया तो इसका काम क्या था, जो सोडियम अंदर बढ़ रहा था, जो सोडियम अंदर बढ़ रहा था उसको कहाँ निकालना, उसको बाहर निकालना। अब क्या होगा, जो सोडियम अंदर बढ़ चुका है वो इस पंप के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा, मतलब सोडियम के इफ्लक्स को क्या कर देगी, ये बंद कर देगी, सोडियम की इफ्लक्स को इनहिबिट कर दिया। अब यहां से देखिए, यहां से क्या हो रहा है, सोडियम की एंट्री हो रही थी और कैल्शियम बाहर निकल रहा था, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जैसे ये पंप बंद हुआ, ये पंप बंद हुआ तो सोडियम इधर से अंदर एंट्री करता जा रहा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जितने भी हो रहे प्रोसेस ये हो रहे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इट रिक्वायर एनर्जी, इनकी कोई हाईएस्ट कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो जैसे ये चैनल बंद हुआ, सोडियम अंदर मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद इवेंचुअली क्या होता है कि एनर्जी के लॉस के कारण, एनर्जी की कमी के कारण क्या होता है, ये चैनल भी काम करना बंद कर देता है, ये चैनल भी फेल हो जाता है, जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर था। देखो ऑक्सीजन आपने दी, ये चैनल इनहिबिट हुआ, ये चैनल इनहिबिट हुआ, मतलब जो सोडियम अंदर कलेक्टेड था, सोडियम जो एक्यूमुलेट था इनसाइड द सेल, वो बाहर इफ्लक्स नहीं हो पाएगा, इफ्लक्स नहीं हो पाएगा, और इधर से सोडियम कंटिन्यू अंदर आ रहा था, मैंने बताया आपको सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इधर से सोडियम कंटिन्यू क्या हो रहा है, अंदर इन्फ्लक्स कर रहा है, तो सोडियम अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसकी क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा है, मतलब इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसलिए तो मैंने बोला एटीपेज पंप, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम एक कैपेसिटी के बाद, एक फिक्स एनर्जी के बाद जब इसके पास एनर्जी खत्म हो जाएगी तब ये चैनल भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और ये चैनल अगर फेल हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी, अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा बहुत सारा, मतलब बहुत सारा सोडियम अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और कैल्शियम का भी फ्लक्स नहीं हो पाएगा, मतलब अंदर कैल्शियम भी बहुत सारा अंदर एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। कैल्शियम भी बाहर नहीं निकल पा रहा, मतलब क्या हो गया, कैल्शियम यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुका है और सोडियम पहले से अंदर है, क्योंकि सोडियम यहाँ पे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो सोडियम भी बढ़ गया और कैल्शियम भी बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के निकलने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। और ये चैनल पे कुछ भी इफेक्ट आपका नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे जब भी इंपल्स आती है तो कैल्शियम अंदर एंट्री करने लग जाता है, तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां से कैल्शियम रिलीज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इस इंपल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कैल्शियम यहाँ पे अंदर बढ़ गया, कैल्शियम बढ़ गया तो क्या होगा, जितने टाइम तक कैल्शियम अंदर है तो क्या होगी, जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, सेल है जो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब अगर सेल कॉन्ट्रैक्ट करिए, सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ रहा है तो सेल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्सफुली होगा, और फोर्सफुली अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका जो है इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो, पहले भी ये हो रहा था, नॉर्मल प्रोसेस में भी ये होता है कि कैल्शियम अंदर है तो फोर्स होगा, लेकिन एज कैल्शियम इफ्लक्स, जैसे कैल्शियम इफ्लक्स होता है तो क्या होता है, वापस से रिलैक्सेशन हो जाता है, लेकिन अभी कैल्शियम अंदर ही रह रहा है, अभी कैल्शियम को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या फोर्सफुली हो रहा है, ज्यादा टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब पहले तो क्या हो रहा था, इस तरह से कैल्शियम आ रहा था, सेल कॉन्ट्रैक्ट, कैल्शियम गया, सेल रिलैक्स, सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेल रिलैक्स, तो हार्ट बीट अपनी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखो कैल्शियम अंदर आ गया, लेकिन कैल्शियम के अंदर बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, तो कैल्शियम के बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, तो हार्ट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा टाइम तक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हार्ट रेट पर फर्क पड़ेगा, हार्ट रेट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पहले तो हार्ट कैल्शियम आया कॉन्ट्रैक्ट, कैल्शियम गया रिलैक्स, कैल्शियम आया कॉन्ट्रैक्ट, कैल्शियम गया रिलैक्स, लेकिन अभी कैल्शियम अंदर ही है, और कैल्शियम अगर अंदर ही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के रिलैक्सेशन हो रहा है, तो 1 मिनट में आप हार्ट रेट देखोगे तो हार्ट रेट आपको डिक्रीज मिलेगी, लेकिन हार्ट रेट तो डिक्रीज मिल रही है, लेकिन बढ़ क्या गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है बढ़ गया, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर आपका बढ़ गया तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर आपका बढ़ा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ आपका क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बॉडी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, आपकी फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, इसलिए बॉडी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। मतलब जो प्रॉब्लम यहाँ पे थी सिस्टोलिक फेलियर था वो इस डिगॉक्सिन की वजह से यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट था एक्शन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एज। अब सेकंड बात करेंगे, सेकंड एक्शन था हमारा नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक
एजेंट. Negative chromotropic agent, how it act like a chromotropic agent. It is also known as vagomimic agent. ठीक है. अब वेगोमिमिक, वेगो मतलब वेगस नर्व और मिमिक आपने सुना होगा मिमिक्री. ठीक है. एक्ट लाइक ए वेगस नर्व, सेम एक्शन. तो किसकी तरह एक्शन करता है? वेगस नर्व की तरह एक्शन करता है. वेगस नर्व को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है. और वेगस नर्व अगर आपकी स्टिमुलेट होगी, वेगस नर्व अगर आपकी स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा? हार्ट रेट जो आपकी कम हो जाएगी. ठीक है. एक कॉन्सेप्ट मैंने हार्ट रेट का आपको पिछले बार बताया था कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम रिमेन इनसाइड द सेल फॉर मोर टाइम. ज्यादा टाइम के लिए कैल्शियम सेल के अंदर रहता है इन्फ्लक्स होके, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है सीवियर, फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो प्रोसेस धीरे हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्ट फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन. तो इसलिए हार्ट रेट कम होती है. और दूसरी चीज ये क्या करता है? वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? हार्ट रेट जो है कम हो जाती है. तो हार्ट रेट अगर कम हो जाती है तो ध्यान रखना आपको कि जो पेशेंट विद ब्रेडिकार्डिया इस ड्रग को आपको क्या करना है? केयरफुली यूज करना है, कॉशियसली यूज करना है, प्रिकॉशनली इस ड्रग को यूज करना है. ऐसा नहीं कि विदाउट पेशेंट की हार्ट रेट कम है, ब्रेडिकार्डिया और जब को आप एडमिनिस्टर कर दो. नहीं, इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद द पेशेंट विद ब्रेडिकार्डिया. अभी बताएंगे आपको कि कितने से कम हार्ट रेट हुई तभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी. ठीक है. थर्ड एक्शन है आपका नेगेटिव ड्रोमोट्रॉफिक एजेंट. नेगेटिव ड्रोमोट्रॉफिक एजेंट. ड्रोमोट्रॉफिक का मतलब होता है कंडक्शन. कंडक्शन. ठीक है. नेगेटिव कर रहा है तो कंडक्शन को डिले कर रहा है, कंडक्शन कैपेसिटी को कम कर रहा है. ठीक है. तो आपको पता है कि हार्ट में जो इंपल्स स्टार्ट होते हैं ऐसे नोड से इंपल्स स्टार्ट होते हैं, उसके बाद एवी नोड पे आते हैं, फिर बंडल ऑफ हेज, बंडल ब्रांच, फिर उसके बाद लास्ट में हो जाते हैं ऑर्गेंजे फाइबर. तो सबसे पहले ऐसे नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट. ऐसे नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट. तो ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होते हैं और उसके बाद एबी नोड पे इंपल्स आते हैं. तो ये ड्रग क्या करती है? एबी नोड जो होता है इसको क्या कर देती है? इस पे कंडक्शन को कम कर देती है, कंडक्शन डिले कॉज करती है. तो जो इंपल्स आपके ऐसे नोड से आए थे एबी नोड पे, वो थोड़ा टाइम लेते हैं नीचे जाने में. ठीक है. बंडल ऑफ ब्रांच, बंडल ऑफ एज, ऑर्गेंजे फाइबर तक जाने में टाइम लेते हैं. तो इसके वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी यहाँ पे इसके वजह से आपका कंडक्शन थोड़ा डिले हो गया. अब कंडक्शन डिले हो गया तो आपको क्या दिखेगा? ईसीजी में कुछ चेंजेस दिख सकता है. तो आपको पता है कि ईसीजी इस तरह से रहती है. ठीक है. ये पीवे हो गई. ठीक है. ये पीवे है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. और ये टी वेव. ठीक है. इस तरह से ईसीजी रहती है. तो ईसीजी में जो ये लाइन दिख रही है आपको, कांस्टेंट लाइन दिख रही है. ये कांस्टेंट लाइन क्यों दिखती है? इसलिए दिखती है क्योंकि जब भी ऐसे नोड फायर करता है तो इंपल्स आते हैं एवी नोड पे. तो एवी नोड इज नॉट ए प्रॉपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब थोड़ा डिले तो ये करता है. ठीक है. थोड़ा डिले तो ये करता है. उस डिले की वजह से क्या होता है? ये लाइन जो है ये आपको दिखाई देती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पी आर इंटरवल. क्या बोलते हैं? पी और आर के बीच में है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? पी आर इंटरवल. अब ये डिगॉक्सिन क्या करती है? इस एबी कंडक्शन पे और ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है. ठीक है. जो इंपल्स ऐसे नोड से एबी नोड पे आते हैं इसमें टाइम और ज्यादा लगता है, मतलब इसके कंडक्शन कैपेसिटी को, इसकी कंडक्टिविटी को और कम कर देती है. तो और कम कर देती है तो आपको क्या दिखेगा? कि कांस्टेंट लाइन और ज्यादा दिखाई देगी. कांस्टेंट लाइन और ज्यादा दिखाई देगी तो कांस्टेंट लाइन और लंबी दिखाई देगी. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डिगॉक्सिन का अगर कोई पेशेंट है, अगर किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन दे रहे हो तो पी आर इंटरवल क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है. पीआर इंटरवल क्या हो सकता है? पेशेंट का प्रोलॉन्ग हो सकता है. पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया तो ईसीजी में आपको क्या देखने को मिलेगा? एरिथमिया देखने को मिलेगा. रिदम जो है नॉर्मल नहीं देखने को मिलेगी. और इसको क्या बोलते हैं अपन? डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमिया. क्या बोलते हैं इसको? डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमिया. ठीक है. तो डिगॉक्सिन क्या करती है? पीआर इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर सकती है. तो ईसीजी में आपको चेंजेस दिखते हैं. इसको क्या बोलते हैं अपन? डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड अरिथमिया, जिसको आईवी लिडोकेन या लिग्नोकेन से ट्रीट किया. ठीक है. तो ये तीन एक्शन हो गए आपके पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट,
नेगेटिव ब्रोमोट्रॉपिक एजेंट और नेगेटिव क्रोमोट्रॉपिक एजेंट। डिगॉक्सिन हार्ट ब्लॉक भी कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि हार्ट ब्लॉक में भी सेम ये प्रॉब्लम होती है कि ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है, लेकिन वो इंपल्स प्रॉपर्ली आपके नहीं पहुंच पाते, एबी नोड तक पहुंच जाते हैं। कुछ इंपल्स एबी नोड से प्रोपेंजिया फाइबर तक नहीं पहुंचते, कुछ पहुंच जाते हैं। कभी कभी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है एक भी इंपल्स नीचे नहीं जा पाता। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि एबी नोड से कुछ इंपल्स चले जाते हैं लेकिन लेट जाते हैं। सेकंड डिग्री में क्या होता है, कुछ इंपल्स चले जाते हैं, कुछ इंपल्स नहीं जाते प्रोपेंजिया फाइबर तक। और थर्ड डिग्री में एक भी इंपल्स जो है एबी नोड से नीचे नहीं जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से पीआर इंटरवल आपका प्रॉब्लम होता है। तो इस टाइप के हार्ट ब्लॉक को अपन डिगॉक्सिन इंड्यूस हार्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, डिगॉक्सिन इंड्यूस हार्ट ब्लॉक भी अपन उसको बोल सकते हैं। डिगॉक्सिन इंड्यूस अरिथमिया बोलो, डिगॉक्सिन इंड्यूस इसको हार्ट ब्लॉक अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एक्शन ऑफ डिगॉक्सिन। नेक्स्ट अपन बात करें साइड इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन। साइड इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। यहां से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अर्लीस्ट साइड इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन कि क्या अर्लीस्ट साइड इफेक्ट इसका होता है। तो अर्लीस्ट साइड इफेक्ट इसका होता है जीआई डिस्टर्बेंसेस। और जीआई डिस्टर्बेंस में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, लेकिन अगर आपको सारे ऑप्शन में मिल जाए तो सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा आपका, एनोरेक्सिया। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया। जीआई डिस्टर्बेंस में कौन सा आएगा, एनोरेक्सिया। और डिगॉक्सिन दूसरा काम क्या करती है, आपकी जो सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इसको भी स्टिमुलेट करती है और इसको स्टिमुलेट करती है। इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टिमुलेट होगा तो नोजिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलते हैं। मैंने बोला जीआई डिस्टर्बेंस करती है। जीआई डिस्टर्बेंस का मोस्ट कॉमन जो होता है आपका मोस्ट अर्लीस्ट साइड इफेक्ट होता है डिगॉक्सिन का, दैट इज एनोरेक्सिया। दूसरी चीज मैंने बोली जीआई डिस्टर्बेंस के अंदर ये क्या करता है, सीटीजेड जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होते हैं इनको स्टिमुलेट करता है। और ये अगर स्टिमुलेट होंगे तो क्या पेशेंट में देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो दिस इज द अर्लीस्ट साइड इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन। नेक्स्ट साइड इफेक्ट बताता हूं मैं, लेट साइड इफेक्ट। ठीक है, कि लेट क्या देखने को मिलता है डिगॉक्सिन में। तो डिगॉक्सिन में जो लेट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है ज़ेंथोप्सिया। अब ज़ेंथोप्सिया मतलब क्या होता है, एक टर्म है ज़ेंथोप्सिया, इसका मतलब होता है विजुअल डिस्टर्बेंस। और विजुअल डिस्टर्बेंस में जो बात करूं तो डिगॉक्सिन में जो विजन दिखता है वो कैसा विजन दिखता है, येलो कलर विजन। कौन सा विजन दिखेगा, येलो कलर विजन आपका डिगॉक्सिन के अंदर पेशेंट को देखेगा। ठीक है, तो ये होता है लेट साइड इफेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमनली कि सबसे अर्लीस्ट क्या है, एनोरेक्सिया, लेट साइड इफेक्ट क्या है, ज़ेंथोप्सिया। अब कुछ अदर साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि और क्या क्या डिगॉक्सिन के साइड इफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। एक साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया था ब्रेडीकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट डिगॉक्सिन की वजह से कम यहाँ पे पेशेंट की हो सकती है। ठीक है, और कुछ साइड इफेक्ट हैं जो डेंजरस साइड इफेक्ट के अंदर आते हैं डिगॉक्सिन के, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, डिगॉक्सिन क्या करता है, किडनी पे इफेक्ट करता है। ठीक है, किडनी पे इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है, किडनी के वर्कलोड को बढ़ा देता है। किडनी के वर्कलोड को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है कि जैसे हार्ट में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा या रीनल फ्लो बढ़ेगा। और रीनल फ्लो बढ़ेगा, अगर किडनी के लिए सप्लाई ज्यादा जा रही है, किडनी के लिए फ्लो बढ़ रहा है तो क्या होगा, जीएफआर बढ़ेगा। और जीएफआर बढ़ेगा तो डायूरेसिस ज्यादा होगा। डायूरेसिस मतलब यूरिन आउटपुट पेशेंट का ज्यादा। ठीक है, यूरिन आउटपुट में इंक्रीज, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा पेशेंट का, तो आपके जो है इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। क्या लॉस देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रोलाइट जो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे लॉस होते हैं, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम यहाँ पे पेशेंट के मोस्टली लॉस होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम अकर इन द पेशेंट विद डिगॉक्सिन, दैट इज हाइपोकाइनेमिया।
कैलेमिया। ठीक है, क्या होगा डिगॉक्सिन वाले पेशेंट में हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा। और आपको पता है कि पोटेशियम अगर थोड़ा भी कम होता है तो हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम डिस्टर्बेंस हो सकता है, और अगर प्रॉब्लम मसल वीकनेस हमारी बॉडी में हो सकती है, लेकिन सबसे मेनली इफेक्ट होता है इसका हार्ट पे, तो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए कभी भी आप डिगॉक्सिन दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट को प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है, लेकिन हाइपोनेट्रीमिया इतनी ज्यादा केयरफुल कंडीशन नहीं है, हमको यहाँ पे केयरफुली नहीं रहना पड़ा, क्योंकि पोटेशियम सबसे डेंजरस होता है। अगर पोटेशियम थोड़ा भी बढ़ जाए तो भी हमको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, पोटेशियम अगर थोड़ा कम हो जाए तो भी हमको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ सकता है, लेकिन सोडियम के लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़ा लेट एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाइपोकैलेमिया यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद ठीक है, एडिमा को भी कम करती है, लेकिन ऐसा नहीं आप ये नहीं बोल सकते कि डिगॉक्सिन को आप किडनी फेलियर में दे सकते हो, नहीं, किडनी फेलियर में इस ड्रग को आप नहीं दे सकते। डायलिसिस कर रही है, किडनी का वर्कलोड बढ़ा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको क्रोनिक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर में एज ए डायबिटिक यूज कर सकते हो, नहीं, ओनली कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट में ही करना है, क्योंकि इसके अदर इफेक्ट भी होते हैं जो कि किडनी फेलियर वाला पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी अदर साइड इफेक्ट होते हैं, इसके कंफ्यूजन होता है पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को कंफ्यूजन होता है, फटीग हो सकता है, मसल वीकनेस की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाता है, इसकी वजह से पेशेंट के यहाँ पे फटीग भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर द साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कॉन्ट्राइंडिकेशन डिगॉक्सिन के क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डिगॉक्सिन इज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज हार्ट रेट। अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट कम है तो आपको डिगॉक्सिन उसको एडमिनिस्टर नहीं करनी है। अब बात आती है कि ब्रेडिकार्डिया कितना। ठीक है, तो तीन कैटेगरी हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, एक तो होती है अडल्ट, दूसरी होती है चिल्ड्रन, और थर्ड होती है न्यूबॉर्न। ठीक है, एक तो अडल्ट, दूसरी चिल्ड्रन और थर्ड होती है न्यूबॉर्न। तो अडल्ट में अगर हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम है तो हमको डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करनी होती है। सेकंड, अगर चिल्ड्रन में यानी कि बच्चे में हार्ट रेट 90 बीट पर मिनट से कम है तो हमको डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करनी होती है। और न्यूबॉर्न में अगर हार्ट रेट 110 बीट पर मिनट से कम है तो भी हमको डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करनी होती है। तो ध्यान रखना, ब्रेडिकार्डिया होता है पेशेंट को, और इससे नीचे अडल्ट में 60 से नीचे, चिल्ड्रन में 90 से नीचे, और न्यूबॉर्न में 110 बीट पर मिनट से नीचे बिलो हार्ट रेट है तो उस डिगॉक्सिन को आप एडमिनिस्टर नहीं करना। सेकंड, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन, अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है तो उस कंडीशन में भी आपको डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करनी, क्योंकि अभी साइड इफेक्ट आपको पता था कि डिगॉक्सिन कॉज हाइपोकैलेमिया, तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में भी आपको डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करनी। ठीक है, तो ये दो मोस्ट कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें आपको ये डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर पेशेंट को नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट यूज मैंने आपको बता ही दिया है कि एक तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन, डिगॉक्सिन इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस। In atrial fibrillation, drug of choice is amiodarone, but digoxin can be used because what occurs in fibrillation? Fibrillation में क्या होता है, एक तरह से अपन बोल सकते हैं प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। एट्रियम जो है फास्ट बीट करता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। जो एट्रियम की रेट होती है इट इज मोर देन 300 बीट पर मिनट, तो एट्रियम को 300 टाइम बीट करना है 1 मिनट में, तो क्या वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट रिलैक्स कर सकता है 300 टाइम? नो, नॉट पॉसिबल। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एट्रियम एक तरह से वाइब्रेट करता है। ठीक है, एट्रियम एक तरह से क्या करता है, वाइब्रेट करता है, मतलब कंप्लीट ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा ना कंप्लीट वो रिलैक्स हो पाएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा थोड़ा वो रिलैक्स होगा, तो इस वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट में हो जाता है। तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उस पेशेंट में डिगॉक्सिन यूज कर सकते हैं, डिगॉक्सिन ड्रग का यूज वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द यूज ऑफ डिगॉक्सिन। बाकी PSVT, पैरोक्सिसिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, पैरोक्सिसिमल
सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में भी अपन डिगोक्सिन को यूज कर सकते हैं। मैंने बताया कि जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में भी चॉइस नहीं है, ऐसे पीएसवीटी में चॉइस तो ये भी नहीं है, लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को या कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए पीएसवीटी में भी अपन यूज कर सकते हैं। बाकी पीएसवीटी में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन सी होती है, एडिनोसिन होती है, ठीक है। एडिनोसिन 6 to 12 mg पीएसवीटी में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये कॉमन इंडिकेशन है। बाकी किसी भी टाइप के टैकीआर्रिथमिया में भी आप इस ड्रग को यूज कर सकते हो, बट केयरफुली यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक टैकीआर्रिथमिया में आप इस ड्रग को दे, ठीक है। सारा कुछ असेस करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फिजिशियन वगैरह उसके प्रेजेंस में आपको इसको एडमिनिस्टर करना। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डोज, कि डोज किस टाइप से हमको देनी है। तो डिगोक्सिन एक तो अपन ओरल फॉर्म में देते हैं और दूसरा अपन आईवी, ठीक है। तो ओरल डोज जो होता है डिगोक्सिन का वो होता है 8 to 12 mcg पर केजी, ठीक है। पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 8 to 12 माइक्रोग्राम डिगोक्सिन अपन यूज करते हैं। और आईवी अगर आप इसको एडमिनिस्टर करने जा रहे हो तो 10 to 20 mcg पर केजी, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी हम डिगोक्सिन यूज करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डोज, दिस इज नॉट द अवेलेबल फॉर्म, अवेलेबल फॉर्म इज डिफरेंट एंड डोज पेशेंट को जो आप दे रहे हो वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये अवेलेबल फॉर्म नहीं है, ये डोज, व्हाट डोज यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर वो होता है कितना डोज आप दे रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द डोज, ओरल में 8 to 12 माइक्रोग्राम पर केजी और इधर 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी। अब आप इतने सारे साइड इफेक्ट मैंने आपको बताए, इतने सारे एक्शन बताए, तो डेफिनेटली बॉडी में क्या हो सकता है, डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। डिगोक्सिन इज आल्सो नोन एज डिजिटैलिस, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी भी उसको अपन बोल सकते, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी हुई है। तो टॉक्सिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास एक पैरामीटर होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, सीरम थेराप्यूटिक लेवल। तो जो ड्रग, जिन ड्रग के बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जिन ड्रग को मॉनिटर करना पड़ता है, उनके थेराप्यूटिक लेवल फिक्स किए हुए हैं। सेम लाइक डिगोक्सिन का जो थेराप्यूटिक लेवल होता है 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml, 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml क्या होता है, डिगोक्सिन का थेराप्यूटिक लेवल होता है। अगर लेवल इससे ज्यादा मिल रहा है, जो इसकी हाईएस्ट रेंज है, इससे ज्यादा मिल रहा है, इससे ज्यादा लेवल मिल रहा है, तो इट इंडिकेट डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी, मतलब पेशेंट को क्या हो चुका है, डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी हो चुकी है, ठीक है। तो डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल अपनी पॉलिसी चलाते हैं कि डिगोक्सिन अगर किसी पेशेंट को चल रही है तो उसको वीक में सिर्फ 5 डेज ही आपको एडमिनिस्टर करना है, 5 दिन एडमिनिस्टर करो, 2 दिन आप उसको गैप दो ताकि डिगोक्सिन जो है प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए, प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज हो जाए बॉडी में, ताकि टॉक्सिसिटी ज्यादा ना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, टॉक्सिसिटी पेशेंट में हो सकती है अगर लेवल 2 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा हो। अब पेशेंट के अंदर टॉक्सिसिटी हो गई तो आपका क्या एक्शन होगा, आप क्या वहां पे करोगे। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, स्टॉप द ड्रग, ठीक है। सबसे फर्स्ट एक्शन, कोई भी ड्रग हो, अगर आपको टॉक्सिसिटी दिख रही है तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन, स्टॉप द ड्रग इमीडिएटली, ठीक है। अगर कोई इन्फ्यूजन चल रहा है या कोई भी आईवी चल रही है, कोई भी बोलस चल रहा है, उसको क्या कर देना, सबसे पहले स्टॉप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट का असेसमेंट करना है, ठीक है, असेसमेंट करना है। अब डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई तो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम, सीवियरिटी ऑफ साइड इफेक्ट विल बी मोर, जो साइड इफेक्ट थे वो ज्यादा पेशेंट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अरिथमिया हो गया, ठीक है। अब अरिथमिया अगर पेशेंट को हो गया, बहुत ज्यादा सीवियर अरिथमिया है, तो आप पेशेंट को क्या दोगे, आईवी लिग्नोकेन या आईवी लिडोकेन पेशेंट को आप एडमिनिस्टर यहाँ पे करोगे, ठीक है। अगर अरिथमिया हो गया, क्योंकि टॉक्सिसिटी है तो डिगोक्सिन तो अरिथमिया कर रही है, तो अगर डिगोक्सिन का लेवल ज्यादा है, मतलब पेशेंट ने उसको मेटाबोलाइज नहीं किया, तो साइड इफेक्ट पेशेंट की बॉडी में हो सकते हैं। तो अरिथमिया असेसमेंट के बाद अगर आपको अरिथमिया मिलता है तो क्या दोगे, आईवी लिग्नोकेन दोगे। दूसरा, अगर आपको ब्रेडिकार्डिया मिलता है तो आप क्या दोगे पेशेंट को, एट्रोपिन, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया मिलेगा तो आप पेशेंट को क्या दोगे, आईवी एट्रोपिन, ठीक है। इसके बाद और क्या करोगे पेशेंट के अंदर, पोटेशियम मॉनिटरिंग, क्या करोगे, पोटेशियम मॉनिटरिंग एंड रिप्लेस अकॉर्डिंगली,
पोटेशियम मॉनिटरिंग करोगे और उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंग पोटेशियम को क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। ठीक है, जितना पोटेशियम कम है उतना पोटेशियम पेशेंट को रिप्लेस वहां पे कर सकते हो। ठीक है, ये काम आपको करना है। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर टॉक्सिसिटी हो गई, सपोज करो लेवल 2.5 to 3 या मोर देन 3 पहुंच गया, ठीक है, अगर डिगॉक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो आप क्या करोगे, इफ लेवल इज मोर देन 3 या 2.5 हो गया तो आप क्या करोगे, इसका एंटीडोट आपके पास अवेलेबल होता है। एंटीडोट क्या होता है इसका डिगॉक्सिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है डिजिबाइंड। ठीक है, डिगॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है, डिजिबाइंड होता है, या फिर एक होता है डिगॉक्सिन फैब। ठीक है, डीफैब भी बोलते हैं, डिगॉक्सिन फैब भी बोलते हैं। फैब का मतलब होता है फ्रैक्शनेटेड, डिगॉक्सिन फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी। ठीक है, डिगॉक्सिन फैब का मतलब होता है डिगॉक्सिन फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो दिस इज द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का कैसे मॉनिटर करोगे, थेराप्यूटिक लेवल से 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml। अगर 2 नैनोग्राम पर ml से ऊपर आ रहा है तो मतलब टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी आई तो सबसे पहले कोई भी ड्रग की हो क्या करोगे, डायरेक्टली स्टॉप द ड्रग, उसके बाद असेसमेंट स्टार्ट करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट इस ड्रग के होते हैं। तो अगर अरिथमिया पेशेंट को है तो इमीडिएटली आईवी लिग्नोकेन दोगे, ब्रेडिकार्डिया है तो इमीडिएटली आईवी एट्रोपिन दोगे। पोटेशियम मॉनिटरिंग करोगे, पोटेशियम को उसके लेवल के अकॉर्डिंग की कितना कम हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, पोटेशियम को आप रिप्लेस करोगे। और लास्ट में अगर सीवियर टॉक्सिसिटी हुई है तो आप क्या करोगे, एंटीडोट इसका प्रोवाइड करोगे। एंटीडोट क्या होता है इसका, डिजिबाइंड होता है, या उसको क्या बोलते हैं, डिगॉक्सिन FAB। FAB क्या होता है, फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी। ठीक है, डिगॉक्सिन फ्रैक्शनेटेड एंटीबॉडी होता है FAB। ठीक है, और प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे हॉस्पिटल में पॉलिसी चलाई जाती है कि डिगॉक्सिन को 5 डे इन ए वीक आपको एडमिनिस्टर करना है। और दूसरा, जब भी डिगॉक्सिन आप दे रहे हो तो कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस ECG मॉनिटरिंग, पोटेशियम लेवल मॉनिटरिंग, ये सारे काम आपको कंटिन्यूअस लेवल पे करते रहने ताकि पेशेंट भी सेफ रहे। ठीक है, और पेशेंट को कोई सीवियरिटी ऑफ सिम्टम ना बढ़े। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट डिगॉक्सिन। और कमेंट करें कुछ भी डाउट के लिए, कमेंट करें मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर वीडियो। थैंक यू सो मच, बी सेफ।